शुरुआत हम कर रहे हैं, देखिए बिहार की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बिहार से इस वक्त की खबर क्या है? आज शाम 4 बजे हो सकता है नीतीश कैबिनेट का विस्तार। सोर्सेस से क्या खबर आ रही है? सोर्सेस से खबर यह है कि बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री हो सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक सुनील कुमार, मोतीलाल प्रसाद, संजय सरावगीत, राजू सिंह, जीवेश मिश्रा, कृष्ण कुमार मंटू, विजय मंडल मंत्री बन सकते हैं। तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, इसको लेकर ये संभावित नाम निकलकर सामने और ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज शाम 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। और सोर्सेस के मुताबिक जो खबर है उसमें 7 जो नए मंत्री हैं वो बीजेपी कोटे से हो सकते हैं। जो नाम हम दिखा रहे हैं इस पर हम बात करते हैं। रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रुपेश, क्या खबर है? क्योंकि 7 जो मंत्री हैं वो बीजेपी कोटे से हो सकते हैं। संभावित चेहरे इस वक्त हम दिखा रहे हैं, आपको क्या कंफर्मेशन मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 7 बीजेपी के विधायक हैं और सभी 7 विधायक आज शाम 4 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। लिस्ट फाइनल कर ली गई थी, लिस्ट को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया और मुख्यमंत्री आवास से यह राजभवन को भेजा गया है। जो 7 नाम है करुणा, अगर आप देखेंगे तो उसमें जातीय संतुलन का कैसे ख्याल रखा गया है। एक भूमिहार हैं, एक राजपूत हैं, इसके अलावा देखिए वैश्य हैं, अति पिछड़ा है और कुर्मी, खास करके कृष्ण कुमार मंटू, जिन्होंने अभी हाल ही में नीतीश कुमार का जो पार्टी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय, उसके ठीक बगल वाले मैदान में कुर्मी एकजुटता रैली उन्होंने की थी। बीजेपी के विधायक हैं और कुर्मी रैली, वो जाति जो नीतीश कुमार की जाति है और उनका कोर वोट बैंक कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा माना जाता है। और कृष्ण कुमार मंटू ने कुर्मी एकता रैली की, उसके बाद उनको उसका इनाम मिला। अमनौर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनको मंत्री पद की शपथ आज दिलाई जा रही है। विजय मंडल जो केवट जाति के हैं, यानी कि अति पिछड़ा, अररिया जिले में जो केवटी विधानसभा क्षेत्र है वहां से वो विधायक हैं। राजू सिंह लोजपा में थे, फिर उन्होंने उसके बाद से वो गए सहनी की पार्टी में, वीआईपी पार्टी में विधायक बने, लेकिन वो पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। इसके पहले भी वो मंत्री बनाए गए थे। उसी तरह से बीजेपी ने ये कोशिश की है कि नए नाम कम शामिल। मिश्रा भूमिहार जाति के हैं लेकिन पहले भी मंत्री रहे हैं। इसके अलावा आप संजय सरावगी वैश्य हैं, मारवाड़ी, वो पहले भी नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं। तो बीजेपी ने ये कोशिश की है कि जातीय संतुलन को साधा जाए। चुनाव है लेकिन कोई विवाद पार्टी के अंदर भी ऐसा न पैदा हो जाए, क्योंकि जो पहले रहे हैं मंत्री, उन्हीं लोगों को ज्यादातर जगह दी गई है। नए जिन लोगों को जगह दी गई है उनको किसी ने बिल्कुल। तो जो जातीय समीकरण है, तमाम जो फैक्टर्स और विधानसभा चुनाव भी इस साल के अंत तक है, उन सब का ख्याल रखते हुए जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो हो रहा है। कुल मिलाकर जो मैक्सिमम नंबर है नीतीश कैबिनेट में वो 36 हो सकते हैं। और हमने कुछ देर पहले आपको खबर भी दिखाई, जो दिलीप जायसवाल है उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया। 7 जो संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं बीजेपी की तरफ से, वो खबर हमने आपको बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। TV9 की खबर पर मुहर लग गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। TV9 ने कल ही आपको बताया था कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को लुधियाना वेस्ट के चुनावी दंगल में उतारा गया। TV9 ने कल आपको बताया था कि केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस खबर पर आज मुहर लग गई है। सांसद संजीव अरोड़ा को आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट से उम्मीदवार बना दिया है। आम आदमी पार्टी के लुधियाना पश्चिम से विधायक गुरप्रीत गोगी बस्सी का जनवरी में निधन हो गया था, जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि केजरीवाल पंजाब से संजीव अरोड़ा की जगह राज्यसभा जा सकते हैं। हालांकि इस बारे में पार्टी ने अभी तक खुलकर कोई बयान नहीं दिया है। इन खबरों के बीच बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल पंजाब की राजनीति में पिछले दरवाजे से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली लूटने के बाद पंजाब लूटने की तैयारी है। आप देखो, मुझे पता चला कि सिसोदिया दिल्ली में फ्री हो गए, मुख्यमंत्री को पता नहीं है, लेकिन वो पंजाब में घूम रहे हैं। और अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब पुणे में कर्नाटक की बसों पर कालिक पोती गई है। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा विवाद थम नहीं रहा। अब पुणे में कर्नाटक की बसों पर कालिक पोती गई है। इस बीच KRTC के बस कंडक्टर पर हमला भी हुआ और उसके साथ मारपीट भी हुई।
तो बस ड्राइवर के साथ भी बदसलूकी की गई। बस ड्राइवर के चेहरे पर भी कालिख पोती गई। ये घटना पुणे के गोलीबार मैदान इलाके में हुई। कालिख पोतने का आरोप नीलेश निकम नाम के शख्स पर लगा है। फिलहाल सीमा विवाद की वजह से बसों की आवाजाही बंद है। पिछले 5 दिनों से दोनों राज्यों के बीच सर्विस ठप पड़ी है। दरअसल दोनों राज्यों के बीच बेलगावी, खानापुर, निप्पानी, नंदगाड़ और कारवार की सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते 21 फरवरी को चित्रदुर्ग में केआरटीसी के बस कंडक्टर पर हमला किया गया। मराठी नहीं बोलने पर बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। इसके बाद 22 फरवरी को चित्रदुर्ग में एमएसआरटीसी के एक ड्राइवर को पीटा गया। कन्नड़ नहीं बोलने पर ड्राइवर से मारपीट की गई। इस बीच महाराष्ट्र ने बसों को कर्नाटक भेजने पर रोक लगाने का फैसला किया है और फिर 23 फरवरी को पुणे में कर्नाटक की बसों पर जय महाराष्ट्र के नारे लगवाए गए। पुणे के स्वार गेट में शिवसेना यूबीडी का प्रदर्शन भी हुआ। कर्नाटक नंबर के बसों पर कालिख पोती गई। आगे बढ़ते हैं खबर दिल्ली से। दिल्ली में नादिर शाह मर्डर केस की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही है। गैंगस्टर हाशिम बाबा से संपर्क रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के नादिर शाह हत्याकांड में स्पेशल सेल लगातार गिरफ्तारी कर रही है। स्पेशल सेल ने प्रीत विहार इलाके से लव नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। दावा यह है कि हाशिम बाबा और उसकी पत्नी जोया खान के संपर्क में था। स्पेशल सेल जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो मौके पर लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। नादिर शाह की पिछले साल 12 सितंबर की रात ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। की अदालत में जोया खान को भी पेश किया जा चुका है। स्पेशल सेल को जोया की 3 दिनों की रिमांड मिली है। 19 फरवरी को स्पेशल सेल की टीम ने ड्रग्स के मामले में जोया खान को गिरफ्तार किया था। अब नादिर शाह मर्डर केस में भी जोया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि जिम संचालक नादिर शाह की हत्या के पीछे हाशिम बाबा गैंग का हाथ है। पुलिस का दावा है कि जेल में बंद हाशिम का गैंग उसकी पत्नी संभाल रही है। ये गैंग ड्रग्स डील भी करता है। हालांकि पुलिस अभी इस हत्याकांड की कड़ी को नहीं जोड़ पाई है। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी नहीं मिले हैं। सनसनीखेज तरीके से हत्या को अंजाम देने वाले शूटर मधुर और योगेश उर्फ राजू अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पंजाब में नशे के कारोबारियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लुधियाना में प्रशासन ने एक आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया है। वॉर ऑन ड्रग्स अभियान के तहत पंजाब को नशा मुक्त करने की मुहिम तेज हो गई है। इसके तहत लुधियाना के दुगरी गांव में ड्रग माफिया के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया और उसके आलीशान मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने कुछ दिन पहले राहुल हंस नाम के ड्रग डीलर को पकड़ा था, जिसके पास से नशे के 40,000 टैबलेट्स बरामद किए गए। उस पर केस दर्ज करने के बाद ये एक्शन लिया गया। पुलिस के पास ऐसे कई नाम हैं जिनके खिलाफ एक्शन की तैयारी है। राहुल हंस सन ऑफ कुलवंत राय नाम का बंदा हमने पकड़ा था। दुगरी थाने में 103/24 मुकदमा दर्ज है, जिसमें हमने रिकवरी करी थी 40,000 से ज़्यादा टैबलेट और 2 लाख रुपए से ज़्यादा इंडियन करेंसी हमने रिकवर करी थी। तो उसी की प्रॉपर्टी हमने फ्रीज करी थी। तो आज ये कार्रवाई की है। ड्रग पेडलर हैं, स्मगलर हैं, जिनके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी प्रॉपर्टी हमने फ्रीज करी हुई है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, उन पे सभी पे ये कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के सभी जिलों में नशे के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी है। सरकार ने पुनर्वास केंद्रों में तमाम इंतजाम सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं ताकि नशा छोड़ने वालों को जरूरी मेडिकल सहायता दी जा सके। पंजाब के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स से जुड़े आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 3 आदिवासी नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। झारखंड में 3 नाबालिग लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म में 18 आरोपी हैं, जिनकी उम्र 16 से 18 साल तक है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि जिन आरोपियों की उम्र 16 साल से ज्यादा है, उन्हें बालिग के तौर पर पेश किया जाएगा। खूंटी के रनिया थाने में हुई इस घटना से झारखंड पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। अब पुलिस पीड़िताओं के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है, सरकारी योजना का लाभ देने की बात कर रही है। जो भी सरकारी सुविधाएं उनको होनी चाहिए, जो काफी अच्छा हमारी स्कीम है, उसके अंतर्गत उनको राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जो 18 लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनमें से जो बच्चे 16 से अबव है, 16 अबव, 18 से कम है, उनको हम एज एडल्ट उनका ट्रायल करवाएंगे ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे समाज में लड़के उन्हें ना कर सकें। यही हमारा और हमारी पुलिस की ओर से कार्रवाई कंप्लीट की जा चुकी है। बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई है। सभी अभियुक्तों को अरेस्ट किया जा चुका है। गैंगरेप में शामिल आरोपी स्थानीय हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपियों के चंगुल से भागी 2 लड़कियों ने गांव वालों को घटना की जानकारी दी। सभी आरोपियों को अब बाल सुधार गृह भेजा गया है। आज जेएमएम सांसद महुआ माझी की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में
महुआ माझी का दाहिना हाथ टूट गया है। पूरी खबर आप। जेएमएम सांसद महुआ माझी सड़क हादसे में गंभीर तौर पर घायल हुई हैं। झारखंड के लातेहार में महुआ माझी की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में महुआ माझी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हादसे के वक्त गाड़ी में उनका बड़ा बेटा, बहू और ड्राइवर बैठे थे। डॉक्टर का ये कहना है कि लेफ्ट वाला हाथ तो टूट गया है रिस्ट के पास, और रिब्स में भी डैमेज है, इन द सेंस कि स्लाइट डैमेज है। तो वो बोले कि रिब्स वाला तो ठीक हो जाए, हाथ के लिए उनको तो सर्जरी करना पड़ेगा। महुआ माझी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कर झारखंड लौट रही थी, तभी लातेहार के होटवाग NH 75 पर उनकी कार की एक ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। सड़क हादसे की जानकारी मिलते ही लातेहार जिला की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल लातेहार ले जाया गया। लातेहार हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन महुआ माझी और उनके बेटे समेत सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि 9 मई को मॉस्को जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात संभव है। रूस के मिलिट्री डे परेड मौके पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और रूस में विक्ट्री डे परेड के मौके पर चारों नेताओं की मुलाकात संभव है। रूसी सरकारी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आई है। तो आप देखिए, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। इतिहास में पहली बार अलग अलग पावर सेंटर के चीफ एक साथ मिल सकते हैं, एक साथ बैठकर बात करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी की एक साथ मुलाकात हो सकती है। मॉस्को में यह महामुलाकात हो सकती है। जगह और तारीख भी करीब करीब तय है। जी हां, 9 मई को विक्ट्री डे परेड के मौके पर चारों राष्ट्र प्रमुख की मुलाकात हो सकती है और कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को रोकने के लिए अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने हाथ मिलाया था और अब करीब 80 साल के बाद फिर से वैश्विक समीकरण एक बार फिर से तेजी के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और रूस के साथ चीन और भारत के राष्ट्र प्रमुख भी मिल सकते हैं। इस साल सबसे बड़ा ग्लोबल घटनाक्रम संभव है। 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी रूस का दौरा कर सकते हैं। 9 मई को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात संभव है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी रूस की विक्ट्री परेड में भी शामिल हो सकते हैं। मॉस्को में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन की कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी पुतिन का न्योता स्वीकार कर लिया है। 9 मई को रूस में विजय दिवस की 80वीं सालगिरह मनाई जाएगी। रूस की इसी विजय दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग शिरकत कर सकते हैं। यानी रूस में विक्ट्री डे के मौके पर दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात संभव है। रूस की सरकारी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। ऐसे में इस महामुलाकात के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई वैश्विक मुद्दों का समाधान भी संभव है। अगर मॉस्को में मोदी, ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग की मुलाकात हुई तो इस सदी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक होगी। इस महामुलाकात से वर्ल्ड ऑर्डर में भी बड़ा बदलाव संभव है। और सीमा सुरक्षा और मजबूत करने के लिए जम्मू IIT के हाईटेक ऑडियो वीडियो एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया है। इस ड्रोन की क्या खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन की ड्रोन वाली साजिश अब बिल्कुल ही नाकामयाब होने जा रही है, क्योंकि IIT जम्मू की तरफ से विजुअल एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो यहाँ पर जल्द ही भारतीय सेना में इंडक्ट होने जा रहा है। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने इसको पूरी तरीके से डिज़ाइन किया है। इसका नाम क्या है, किस तरीके से आपने काम किया और कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में? ये हमने अभी रिसेंटली 6 महीने में हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया जिसका नाम है वीडियो बेस्ड ड्रोन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी। इसका खासियत ये है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी तक ये किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर लेगा। किस तरीके से? ये करता है वीडियो सेंसिंग की टेक्नोलॉजी से। ये है कैमरा सेंसिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डेवलप्ड किया गया है। बाकी एंटी ड्रोन सिस्टम और इस एंटी ड्रोन सिस्टम में क्या कुछ अलग है? देखिए, बाकी ड्रोन सिस्टम में जो अभी तक प्रोडक्ट बने हुए हैं उनकी रेंज ऑफ डिटेक्शन बहुत कम है। इसका है 1 किलोमीटर और अबव। और महाकुंभ में महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। दोपहर 1 बजे तक की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगा चुके हैं।
तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाकुंभ के आखिरी दिन कैसे हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। देश के कई हिस्सों से काफी संख्या में लोग आज महाकुंभ के आखिरी दिन प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर आलम यह रहा कि सुबह 6 बजे तक ही 40 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रहने पे। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं महाकुंभ देख पा रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे। महाशिवरात्रि मैंने देखा, जब आस्था की डुबकी लगाई तो एक अंदर जो आत्म मन से मुझे जो एक शांति मिली है, एक नई उमंग जो मैंने देखी आज के स्नान में देखी है। और मैं सभी के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पर इसी तरीके का यहाँ पर आना चाहिए। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ के अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर आज फिर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ मेला आज संपन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भी सुबह से ही एक्टिव नजर आए। बीते सभी अमृत स्नान और स्नान पर्व की तरह मुख्यमंत्री सुबह तड़के 4 बजे से ही व्यवस्थाओं को देखने के लिए कंट्रोल रूम पहुंच गए। महाशिवरात्रि के मौके पर आज देश भर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं काशी विश्वनाथ में सुबह मंगला आरती की गई। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ की विशेष पूजा की गई है। शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर फूलों की माला पहनाई गई और उसके बाद विशेष मंगला आरती भी की गई है। बता दें कि सुबह की आरती को मंगला आरती कहा जाता है। एक तरफ जहां महाशिवरात्रि की वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में अंतिम स्नान के बाद काफी संख्या में श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का रुख कर रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। महाशिवरात्रि के दौरान संभावित भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काशी जोन को 6 जोन और 18 सेक्टर्स में बांटा गया है। सिविल पुलिस के साथ पीएसी, पैरामिलिट्री फोर्स, एनडीआरएफ, एसएसबी और संभावित खतरे को देखते हुए एटीएस की टीमें तैनात की गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग, बच्चे और अस्वस्थ लोग ऑनलाइन दर्शन का लाभ उठाएं। और वहीं भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी आस्था की सैलाब उमड़ रहा है। लगातार महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। पिछले 44 दिनों में प्रयागराज महाकुंभ से 2 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ अयोध्या पहुंची है। आलम यह है कि अभी भी अयोध्या में रोज 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्हें रामलला और हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए करीब 2 से 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। साथ ही 5 से 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। फिर भी भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालु राम मंदिर और अयोध्या के पौराणिक मठ मंदिर में दर्शन पूजन कर सकुशल रवाना हो, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। आज महाशिवरात्रि पर नागेश्वर नाथ मंदिर से भव्य शिव बारात भी निकाली जाएगी। शिव बारात अपने तय मार्ग से ही निकलेगी। इसमें देवी देवताओं के स्वरूप की झांकियां आकर्षण का केंद्र होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच बारात का प्रबंधन प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। और वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विशेष भस्मारती पूजन किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उज्जैन में बाबा महाकाल की विशेष भस्मारती हुई। इस पावन अवसर पर मंदिर के पट 44 घंटे तक खुले रहेंगे। इस दौरान करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की उम्मीद है। देश भर में शिवरात्रि की धूम है, लेकिन उज्जैन में इसका अलग ही महत्व है। ये भस्मारती, विशेष श्रृंगार और शिव नवरात्रि जैसे आयोजन होते हैं। सेहरे का प्रसाद बांटा जाता है, जिसे लोग बहुत शुभ मानते हैं। अगर देखें तो महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह 3 बजे बाबा महाकाल का विशेष पंचामृत अभिषेक हुआ और भस्म आरती की गई। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल के दर्शन का विशेष महत्व है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी महाकाल के दर पर पहुंचे। आज विक्रमोत्सव का प्रारंभ हो रहा। पूरे प्रदेश के सभी मंदिरों में एक साथ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रमोत्सव और महाशिवरात्रि का पर्व दोनों का आनंद और कृपा बरस रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे प्रदेशवासियों को मेरी अपनी सरकार की ओर से बधाई। बाबा महाकाल सभी पे कृपा करे।
महाशिवरात्रि पर आज श्रीनगर में भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। बारिश और ठंड के बावजूद शंकराचार्य मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिखाते हैं आपको इरफान कुरैशी की ग्राउंड रिपोर्ट। हमने पहले 12 वर्ष के पूरे के लिए बारिश मांगी कि बारिश होगी तो लोगों को पीने का पाप हो गई, और पहाड़ों पे बर्फबारी मांगी। और दूसरा हमने भगवान से प्रार्थना की है कि जो ड्रग्स जो चला माफिया, ये इनसे बच्चों को बचाए, क्योंकि ये ड्रग्स माफिया हमारे बच्चों को खा जाएगा। इसके लिए जितना हो इन माफिया वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और बारिश हो गई, बारिश हो, बोले ने सुन ली। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की यही पहचान है कि बारिश और बर्फबारी होती थी। आज वो शुभ लगन, वो शुभ दिन है कि बारिश भी हो रही है, पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रही है। तो देखिए आज शिवरात्रि का दिन है और पंडित जी ने जैसे कहा कि बारिश भी हो गई तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत है। तमाम जो तैयारियां हैं उसका श्रेय शर्मा जी को जाता है और लगातार हर साल यहाँ पर वो तमाम तैयारियां खुद देखते रहते हैं। और इस बीच आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है आज के मौके पर मंदिर के बाहर यहाँ पर लंगर लगाए हुए हैं और लोगों को लगातार सेवा दे रहे हैं। और महाशिवरात्रि के पावन मौके पर देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचे। प्रशासन की तरफ से भी इसको लेकर खास तैयारियां की गई है। आइए आपको दिखाते हैं। आलम यह है कि देवघर में मंदिर के आसपास की गलियां श्रद्धालुओं की भीड़ से जाम हैं। भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई गई, जिसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष तैयारी भी की। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारी की गई, खास एहतियात बरते गए। शिवरात्रि होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमेशा से एक्सपेक्टेड रहते हैं और आज भी कोई उससे अपवाद नहीं है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंदिर प्रांगण में बड़ी संख्या में शिव भक्त मौजूद हैं। शिवरात्रि है तो सभी की ये इच्छा रहती है कि बाबा से आशीर्वाद पाएं। आज बाहर भी लंबी लाइन लगी हुई है, बट देन प्रशासन के स्तर से बहुत अच्छी तैयारियां हैं। आज महाशिवरात्रि के दिन परंपरा के मुताबिक बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा के लिए रात 10 बजे पारंपरिक बारात भी निकलेगी। इसके साथ ही निकास द्वार से पुजारी, आचार्य और परंपरा से जुड़े लोग पूजन सामग्री के साथ साथ बाबा के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए विशेष तैयारी की गई। और वहीं यूपी के संभल की बात की जाए तो संभल के कार्तिकेय शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर खास पूजा अर्चना की गई। इसलिए भी इसे काफी खास माना जा रहा है क्योंकि 46 साल के बाद यहां शिवलिंग पर जल चढ़ाया गया। आप देखिए रिपोर्ट। संभल के इस शिव मंदिर में सालों बाद विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। लंबे समय बाद कार्तिकेय शिव मंदिर भक्तों के लिए खोला गया है। ऐसे में पहली बार यहां भक्त महादेव की पूजा अर्चना करने पहुंचे। सुबह से ही भक्त आ रहे हैं और भोलेनाथ को फूल, बेल पत्र आदि चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से टीवी 9 भारतवर्ष ने खास बातचीत की। भक्तों का कहना है कि 46 साल बाद जलाभिषेक करने का ये शुभ मौका मिला है, वो काफी खुश हैं। जल अब यहाँ पे चढ़ाएंगे? यहीं चढ़ाएंगे। इससे पहले कहीं और चढ़ाते थे? हाँ, चनान में चढ़ाते थे। अब यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे? पूजा पाठ करेंगे। तो ये ब्रिज घाट का गंगा जल है? ब्रिज घाट का। तो ब्रिज घाट का गंगा जल है। लोग लेकर के कांवर को लेकर के आ रहे हैं और आप देखेंगे कि लगातार ये महिला भी कांवर लेकर के आ रही हैं जो यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए। कहाँ से कांवर लेके आ रही हैं आप? गढ़ से। तो पहली बार यहाँ पे जल चढ़ाएंगी? जी। जी। क्या वजह है कि यहाँ पे पहली बार लेके आई? खुशी है हमें। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। तस्वीरें देश के अलग अलग शहरों की है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। क्या नेता, क्या आम लोग, हर कोई आज बड़े ही श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। यह उत्सव फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस अवसर पर शिव और पार्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में आने वाली 12 शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस साल भी ये पावन पर्व आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू का त्योहार है और हम आज के दिन इनको बहुत पवित्र से मनवाते हैं। आज इस पर्व पर सबको बधाई और शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए 4 मुहूर्त हैं। इस बार की महाशिवरात्रि पर कई महासंयोग बन रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर है। कोयम्बटूर में अमित शाह ने बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गौ सेवा भी की और साथ ही पौधारोपण भी किया। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने न सिर्फ बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया कोयम्बटूर में, बल्कि गौ सेवा भी की और इस मौके पर पौधारोपण भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे हुए हैं बीजेपी के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर। और आप देखिए, बीजेपी ऑफिस के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। मैं तमिलनाडु भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। समय आ गया है तमिलनाडु में डीएमके की ये देश विरोधी और भ्रष्टाचारी सरकार को समाप्त करने का। सभी लोग नए उत्साह के साथ लवरेज होकर, पैरों में गति लाकर तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनाने के लिए अपनी कमर कस ले। 26 में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अहम बैठक से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दूर रहे हैं। फडणवीस ने 2027 में होने वाले नासिक कुंभ की समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे इसमें शामिल नहीं हुए। यह बताया गया है कि वो तय कार्यक्रम के तहत सिंधुदुर्गी जिले के दौरे पर हैं। इससे पहले शिंदे ने नासिक कुंभ के लिए अफसरों के साथ एक अलग से रैली की थी। आपको ये बता दें कि शिंदे कैबिनेट की 5 बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं और इसमें यह बड़ी डेवलपमेंट कि जो कुंभ होने वाला है नासिक कुंभ, उसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसमें डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं शामिल हुए, वो इससे दूर रहे। अब आखिरकार इसका क्या मतलब, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की तरफ से 2027 में जो नासिक में कुंभ होने वाले इसकी समीक्षा बैठक बुलाई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे इसमें नहीं पहुंचे, शामिल नहीं हुए। यह बताया गया कि वो तय कार्यक्रम के तहत सिंधुदुर्गी जिले के दौरे पर हैं। इससे पहले यह आपको बता दें कि 5 अलग अलग जो बैठकें हो चुकी हैं उसमें भी एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे। और यह भी जानकारी आपके साथ शेयर कर दें कि एकनाथ शिंदे ने नासिक कुंभ के लिए अफसरों के साथ एक अलग से रैली की थी, एक अलग से बैठक की थी। और यह भी जानकारी कि कैबिनेट की 5 बैठकों में भी एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए हैं। इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन है, यह अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18वें इंडियन कोस्ट गार्ड अलंकरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने 32 जवानों को सम्मानित भी किया। मेरा बेटा मेरे घर का चिराग था। ये देश की समुद्री सीमा को महफूज रखने वाले शहीद सौरभ यादव की मां है, जो दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से शहीदों के परिजनों को मिल रहे सम्मान के दौरान रूंधे गले से अपने वीर सपूत को याद कर रही हैं। ये सौरभ यादव की पत्नी वासिता राय हैं, जिन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गैलेंट्री मेडल प्रदान किया। लैंड करने के थोड़ी देर बाद ही बहुत भयंकर आवाज़ आई, बहुत तेज़ आवाज़, और सब जगह धुआं धुआं हो गया, काला धुआं, बिल्कुल अंधेरा। और कुछ टाइम बाद फिर मेरे पास ये न्यूज़ आई। कमांडेंट सौरभ यादव के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को 6 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 11 तट रक्षक वीरता पदक और 15 तट रक्षक सराहनीय पदक से नवाजा। जब मैं आज अवार्डेड हो रहे कोस्ट गार्ड के वीरों के साइटेशंस देख रहा था, तो मुझे आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकर बेहद खुशी हुई है। और भारत के आईटी सेक्टर की ग्रोथ ने दुनिया भर के तमाम देशों की चकाचौंध कर दिया है। तेजी से आगे बढ़ रहे आईटी सेक्टर न केवल देश की जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट।
भारत की आईटी इंडस्ट्री का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। आईटी सेक्टर रोजगार देने में भी आगे रहा। करीब 1.5 साल की सुस्ती के बाद आईटी सेक्टर ने एक बार फिर तेजी पकड़ी है। नासकॉम की एनुअल स्ट्रैटेजिक रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक आईटी सेक्टर में इस समय 58 लाख लोग काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-2025 में इस सेक्टर ने 1,25,000 नए रोजगार भी दिए। वित्त वर्ष 2023-2024 में 60,000 रोजगार पैदा हुए। वित्त वर्ष 2026 के अंत तक भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर का रेवेन्यू $300 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। 2025 में टेक इंडस्ट्री के 5.1% की ग्रोथ के साथ $282.6 बिलियन रेवेन्यू होने का अनुमान है। 2024 में भारत की जीडीपी में आईटी सेक्टर का योगदान 268.8 बिलियन था, जबकि 2025 में 282.6 बिलियन योगदान का अनुमान है। एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते इस्तेमाल ने टेक इंडस्ट्रीज की तस्वीर बदल दी है। इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजिटल इंजीनियरिंग के बढ़ते स्कोप ने आईटी सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट दिया है। बीएफएसआई, हेल्थ केयर और रिटेल जैसे सेक्टर में डिजिटल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।